आप देख रहे हैं आज तक और हम लगातार दिल्ली में जो नई सरकार बनने वाली है उस नई सरकार का चेहरा कौन होने वाला है। बीजेपी एनडीए के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से पैठ बन रही है, जैसे एक और नया चेहरा सामने आने वाला है, उसी क्रम में और बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय वीरेंद्र सचदेवा जी यहां पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही दिल्ली रामलीला मैदान से अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं और दिल्ली बीजेपी कार्यालय से सुशांत मेहरा भी हमारे साथ हैं। तो हम ये पूरी चर्चा करें, लेकिन निमंत्रण पूर्व मुख्यमंत्रियों को जा चुका है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को। वो लोग बहुत ज्यादा बेचैन है जानने के लिए कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। कह रहे हैं कि कोई तो चेहरा ही नहीं है, इसीलिए इतना मंथन। नहीं, हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ चर्चा होती है, चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ऑब्जर्वर अनाउंस हो चुके हैं। आज शाम को 7 बजे बैठक है, तो उसमें हम चेहरा भी बताएंगे और आने वाले काम जो हमने करना है उसका तो रोड मैप हम बना ही चुके हैं। और जितनी बेचैनी उनको है, तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि उनसे कहिए कि समय बचा के रखें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना है आगे। किस चीज़ में? वो बहुत सारे काम जो उन्होंने पिछले 10-11 सालों में किए हैं, तो अब उनको बहुत ज़्यादा सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलने वाली है अरविंद केजरीवाल को और उनकी टीम को। तो उनसे कहिए समय बचा के रखें। हम आपको चेहरा भी बताएंगे, अपने काम भी दिखाएंगे। और मैंने व्यक्तिगत पत्र लिख के उनका निमंत्रण दिया है कि वो आए और उस जो कल ऐतिहासिक पल है उसके साक्षी बने, वो देखें उसको। लेकिन जिस तरीके से ये सब आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सोच नहीं पा रही है, 7 बजे बैठक है आज, हम समझे मंथन लंबी चलेगी, यहाँ पर लंबे दौर के होंगे कि भाई सब सोच रहे होंगे कि नहीं मैं बनूं, महत्वाकांक्षाओं का टकराव या फिर निर्णय आराम। हमारे यहाँ टकराव की कोई स्थिति होती नहीं है जी। हमारे यहाँ एक चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो निर्णय आएगा वो सबके सामने बताया जाएगा और सबने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करना है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि बहुत गुटबाजी या कुछ है, तो मैं तो इतना पूछता हूं कि जिसके वो खुद दूल्हा थे, जिस बारात के, उस बारात का तो सहरा भी लुट गया, माला भी लुट गई और कुछ बचा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज शाम को हम लगभग 8 बजे तक आपको मुख्यमंत्री का नाम उससे पहले ही बता देंगे और उसके बाद आप देखिएगा। अच्छा, लगातार बहुत सारे चेहरों पर चर्चा आपने भी देखी होगी और हो भी रही है सोशल मीडिया से लेकर उसका, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आप जब वो चेहरे देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, क्या आपका रिएक्शन होता है? क्योंकि एक तो कई लोग आपको भी दावेदार बताते हैं। नहीं, मैं जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के नाते, मुझे लोकसभा का चुनाव जीतना था, मुझे दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना था। मुझे खुशी इस बात की है कि केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। लेकिन जितने नामों की चर्चा मुझे लगती है कई बार, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने योग्य उम्मीदवार हैं कि एक के बाद है और उनकी योग्यता का लाभ आगे कैसे लेना है उसके लिए अच्छा है हमें और जानकारी मिलती है। नहीं सचदेवा जी, इतने नामों की चर्चा इसीलिए होती है कि हम सब अटकलें लगाते रहते हैं। पता चलता है कि 47 नामों का लगाया और 48वां बन गया मुख्यमंत्री दिल्ली का। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। तो जो भी आएगा वो दिल्ली के हित में, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए पूरी टीम के साथ काम करेगा। विजेंद्र जी, आपकी भूमिका क्या रहेगी इस पूरे इसमें? क्या पंडित की तरह आपने गण मिलाए हैं सभी विधायकों के, और आगे भविष्य में आपकी भूमिका पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर रहेगी या कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। मैं वीरेंद्र सचदेवा को क्या महासचिव के तौर पर देखूंगा? हिमांशु भाई, हमारे यहाँ जो दायित्व मिलता है वो हमारी इच्छा से नहीं मिलता है। मुझे जब अध्यक्ष भी बनाया गया तो मुझे नहीं पता, मैं तो रणथंभौर में बैठा हुआ फोटोग्राफी कर रहा था। तो हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को कब दायित्व देना है, कहाँ दायित्व देना है, ये नेतृत्व हमारा तय करता है। मेरा काम जब तक इस पद पर है, मैं उस पद का निर्वाह कर रहा हूँ। इसके बाद जब पूरी टीम, राष्ट्रीय टीम बनेगी, उसके बाद प्रदेशों की टीम बनेगी, मेरे लिए जो भूमिका संगठन तय करेगा उसमें काम करेंगे। अच्छा, कल एक बहुत बड़ा आयोजन है रामलीला मैदान में, वहाँ पर बहुत बड़ी तैयारी है। किस तरीके, क्योंकि आपके ऊपर पूरा दायित्व है उस तैयारी को पूरा करने का, किस तरीके की तैयारी है? कौन कौन से लोग बुलाए गए हैं? किन किन के आने की संभावना है? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व रहेगा, हमारे जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे वहाँ पर। सबकी अभी नहीं है, कुछ राज्यों में बजट भी है, शायद तो कुछ 2-3 नहीं भी आ पाएंगे। और बाकी समाज के जो विशिष्ट लोग हैं दिल्ली के, विशेष रूप से उनको भी आमंत्रित किया गया है। और
जनता को तो हमने आमंत्रित किया ही है, तो मुझे लगता है कि अच्छा आपको वहाँ माहौल दिखेगा उत्साह के साथ। चूंकि ये होता है ना कि कुछ विशेष वर्गों को, जैसे अब जब 26 जनवरी के परेड के समय हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर जो श्रमिक लगे थे उन सबको न्योता दिया था, तो वैसे जो लगभग 30,000 लोग आम जनता बताई जा रही है उसमें कुछ खास सोच है उसकी? बिल्कुल, उसमें आपको श्रमिक भी दिखेंगे, उसमें गिग वर्कर्स भी दिखेंगे, उसमें आपको ऑटो चालक भी दिखेंगे, और उसमें ऐसे कई, मैंने कहा ना, समाज के हर वर्ग के लोग, उसमें हमारे गांव देहात के प्रमुख लोग भी दिखेंगे, तो सब लोगों का वहाँ आपको मिश्रण मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं अक्षय कुमार भी आने वाले हैं या कुछ इस तरीके के नेता, जो अभिनेता जो कि सिनेमा जगत से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ गीत संगीत भी हो सकता है, क्या ऐसी भी तैयारी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, कौन आ रहा है? वीरेंद्र जी, एक सवाल है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टो में जब आप संकल्प पत्र जारी करा रहे थे तो कैबिनेट, आपने बताया था कि ये आप करने वाले हैं, तो कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं? सबसे पहले देखिए, 2-3 चीजें तो स्पष्ट रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी बताई हैं। आयुष्मान योजना लागू होगी पहली कैबिनेट में। जितने घोटालों की जांच चल रही है उसके लिए SIT का गठन होगा, ये हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि दिल्ली को जो लूटने का काम किया गया है, ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जा सकता। उसके साथ साथ यमुना की सफाई का जो हमारा काम है उसको हम पहली कैबिनेट की बैठक में रखने वाले हैं, क्योंकि वो समय सीमा के अंदर ही पूरा करना है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काम है जिनकी चर्चा, बाकी मुझे लगता है मुख्यमंत्री जब बनेंगे, उनकी कैबिनेट बनेगी, वो जो निर्णय करेगी उसमें और जोड़ेंगे। महिला सम्मान निधि भी पहली कैबिनेट में हो जाएगा, 2500? बिल्कुल होगा जी, वो हमारे संकल्प पत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। नहीं, चूंकि एक ऐसी चीज है दिल्ली में जो हमेशा से सामने दिख जाती है और सिर्फ देश नहीं दुनिया देखती है, और वो है प्रदूषण। उसका भी काम अगर अभी से नहीं, उस हवा प्रदूषण का, वो हमारी प्राथमिकता में है। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि हम सरकार के बाहर बैठे हुए देख रहे हैं, अंदर सरकार में क्या स्थिति, कैसे उन्होंने काम को बढ़ाना है, इसलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट तय करेगी। लेकिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, ये हमारी प्राथमिकता की सूची में जो हमने 8-10 काम तय किए हैं, और वो इसमें रहने वाले हैं, वो हम करेंगे ही। महिला का चेहरा की जो बड़ी अटकलें लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं हम लोग? मतलब अब बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री है नहीं ना, और प्रधानमंत्री की कोर वोट बैंक हो गई है अब महिलाएं। वो हर जगह जाकर महिलाओं की बात करते हैं। उज्ज्वला के समय से अभी तक देखिए, हमने तो चुनाव में भी सबको प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन ये निर्णय क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने करना है, तो इस पर मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं, लेकिन हमारे पास योग्य चारों की कमी नहीं है। रामलीला मैदानी क्यों चुना आपने? अरविंद केजरीवाल 3 बार वहां मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसलिए वो आपको बताना था कि आपकी जो जीत हुई है वो उससे बड़ी है। रामलीला मैदान का अगर आप इतिहास देखें तो जब बुराई का अंत हुआ है, उसकी शुरुआत रामलीला मैदान से हुई है। सबसे पुरानी रामलीला 1932 में यहीं से शुरू हुई। रावण का वध हर साल वहाँ होता है। इमरजेंसी का दौर हमने देखा तो जो पहली अलख जयप्रकाश नारायण और अटल जी ने 1975 में जगाई, वो रामलीला मैदान से जगाई। और जब इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी की रवानगी हुई, तो पहली सभा जो अटल जी ने की 1977 में, वो यहाँ पर की। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया, तो दिल्ली की सबसे बड़ी रैली हमने रामलीला मैदान में की। तो अब दिल्ली के कुशासन के जो पराजय हुई है और कुशासन का जो अंत हुआ है, तो निश्चित रूप से रामलीला मैदान से बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन 2013 आप स्किप कर गए, उस समय आपको हरा करके अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही शपथ लिया था। 13, 15, 20 13-15 तो वो कहीं ना कहीं 13 तो कांग्रेस को हराया। 13 में कांग्रेस को हराया था जी, हम तो सत्ता में नहीं थे। पर 15 और 20 तो चैलेंज में आप लोग, तब भी दिल्ली की सरकार में हम नहीं थे, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब जब दिल्ली की सरकार का कुशासन जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रामलीला मैदान से बेहतर क्या हो सकता है। पर सचदेवा जी देखिए, बहुत सारे ऐसे जरूर हैं सीटें जहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीती बीजेपी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें, और वो जो जंगपुरा की सीट भी, जिसको बहुत प्रतिष्ठा की भी सीट माना गया, वहां पर 1000 के नीचे का आंकड़ा रहा, 350 तक का आंकड़ा रहा जिससे जीत हासिल हुई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से उसका वोट बैंक ध्वस्त हुआ था। तो आप लोगों के ऊपर यह भी रहेगा कि अगले चुनावों से पहले आप उन सबको भी दिखाएं कि देखो हम कैसी दिल्ली बना सकते। देखिए, उनका जो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक उनके छल और झूठ में लिपटा हुआ वोट बैंक है, जिसको काफी हद तक इस बार हमने तोड़ने में सफल हुए। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि आपने ठीक कहा कि 48 पे रुकना नहीं है और अपने काम को और बेहतर बनाना है, और इसके लिए संगठन है। सरकार जनसेवा में लगेगी, जनसेवा के काम करेगी, लेकिन हमारा जो काम है दिल्ली में और बेहतर ढंग से अपने संगठन को मजबूत करना। और जहाँ जहाँ कमी रही है, जैसे मैंने एक जगह कहा भी
कि हमने 52 सीटों का लक्ष्य लिया था जी, कभी हमने बोला नहीं। 48 पे रह गए तो मैंने उन 4 की भी समीक्षा की कि वह क्या कारण रहा कि जो हमारे हाथ में नहीं आई। तो हम अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास हमेशा करते हैं और नया कुछ सीखने में हमें कोई संकोच नहीं है, आगे और सीखेंगे। ऐसी शेयर कौन कर सकते हैं कि वो कौन सी 4 सीटें थी? वो आप देखेंगे तो जो 52 सीटें हमने लोकसभा में जीती हैं तो उसी में से वो 4 गई हैं। जैसे कोंडली हम जीत सकते थे, हमारे हाथ से निकल गई। मैं आज बताता हूँ, ओखला हम हार जीतते जीतते छूटी है हमसे, उसके पीछे का कारण है। लेकिन हमने कई ऐसी सीटें हैं जो मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। MIM का कैंडिडेट तो नहीं? नहीं, वो कारण तो आप सोचिए भाई साहब, चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है। जी, एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। ऐसी कौन सी वायरिंग आपने ठीक कर दी कि 98 में चुनाव हारे, 2003 में हारे, 8 में हारे, 13 में जीतते जीतते रह गए, 15 में बहुत बुरी तरीके से हारे, फिर 20 में हारे। वीरेंद्र सचदेवा में ऐसा क्या मैजिक था कि उन्होंने देखा कि इस तार के अंदर ये प्रॉब्लम है और वो वायरिंग ठीक कर दी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ वो वायरिंग में शॉर्ट होता था मैंने उसको अच्छे से टेपिंग करके उसको ठंडा कर दिया, तो उसके बाद से वहाँ शॉर्ट हुआ नहीं। वो जो लेकिन अंतर बात कला यह थी है कि उसको 48 विधायक आपके चुन के आए हैं, मंत्री बनेंगे 7, 41 रह जाएंगे। कई बार बात होती है कि दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बचे रह जाएंगे जो 40-41, वहां पर आपको समस्या आने वाली? कुणाल भाई, लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में है, बताइए पिछले 2-2.5 सालों में आपको कहाँ गुटबाजी दिखी? तो आपने वही टेप लगा दिया जो तो मैं गुटबाजी वही थी। कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नहीं होती है जी। हमारे कार्यकर्ताओं, देखो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता की राजनीतिक इच्छा होती है, समय आने पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती भी है। अपने कार्यकर्ता को सिर्फ इतना समझाना था कि लक्ष्य बड़ा है या इच्छा बड़ी है। उन्होंने लक्ष्य को चुना और मुझे लगता है ये 48 विधायक भी एक लक्ष्य के साथ आए हैं। इन सबको पता है कि हमें विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाना है, तो उससे बड़ा लक्ष्य कोई है नहीं हमारे पास। फॉर्मूला क्या रहेगा मंत्री गठन का? ये तो अब चर्चा के बाद बताएंगे, अभी तो चर्चा हुई नहीं है। 2014 में जब सरकार बनी केंद्र में आपकी, उसके बाद से एक ट्रिपल इंजन का आप लोग पिच करते रहे कि केंद्र में है, MCD में है और दिल्ली में बस शासन में आ जाए तो सब बदल जाएगा। ये बोलते बोलते में एक इंजन उसमें से चला गया, MCD चली गई। संगठन के ऊपर ये भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, वरना तो अभी तक जो केजरीवाल कहते रहे कि हमें काम नहीं, देखो MCD को ये दिक्कत हो रही है, वही चीज आगे भी चलेगी। नहीं, MCD को पैसे कौन रोकता था जी? दिल्ली की सरकार रोकती थी, केंद्र तो पैसे देता था। अब दिल्ली की सरकार तो उनकी मदद करेगी। तो आप लोग आम आदमी पार्टी की MCD को मदद कर बिल्कुल, हमने इंजन की सरकार बनेगी क्या? अभी मैं उससे भी आता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हमने अपनी पहली प्रायोरिटी में, जैसे मैंने 3-4 बताई, हमने उसमें ये भी रखा है कि अगले 3 महीने में दिल्ली हमें कूड़ा मुक्त चाहिए। तो उसके लिए जो निर्देश नीचे देना है वो दे दिया गया है और हम कूड़े की सफाई पे काम करेंगे। और जो कूड़े के पहाड़ अरविंद केजरीवाल नहीं हटा पाए, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, वो भी हमारी प्रायोरिटी में, हम आपको एक बार हटा के वहाँ लेके भी चलेंगे। तो अगला मेयर बीजेपी का होगा? अब संभावनाओं पे मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज में अच्छा ही ढूंढता हूँ, क्योंकि तो कुछ ना कुछ शुभ ही होगा। क्योंकि संदेश तो साफ है, लगातार आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद एक साथ आपने 3 ज्वाइन करवा दिए और नंबर अब आपके 122 हो गए हैं। वो 122 पे थे, 119 पे आ गए। कुछ कह सकते हैं कि अब तो आपके समीकरण पूरे बदल गए हैं। 22 में विधायक, नॉमिनेट विधायक भी जुड़ेंगे, तो अब एक बार आने दीजिए। अभी तो ये शुभकामनाएं दे दें ट्रिपल इंजन की आपको। दिल्ली सुंदर बने, उसके लिए हमें ट्रिपल, अगर 5 गियर इंजन भी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। अप्रैल से पहले हो जाएगी ट्रिपल इंजन या? आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए, तो ये बड़ा रोचक है कि ये भी माना जाता है कि लोग MCD से घबराते हैं। कोई भी पार्टी जो है MCD से घबराती है। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में थे, बड़े अच्छे थे, खुश थे। जैसे ही MCD आई, वो नाले, गड्ढे, सड़क की जो परेशानी आती है, वो परेशानी बढ़ा देती है। तो ये एक रुकावट आपके लिए भी होगी, क्योंकि उसी ने आपको दिल्ली में सरकार बनाने से रोक रखा। हमारे लिए ना, मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूँ जी। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसका समाधान ना हो। और जिस पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व हो, माननीय गृह मंत्री जैसा हमारे को ऐसे नेता मिले हैं जो समय समय पर हमको समझाते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर छोटी छोटी बात में हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो MCD में सिर्फ काम के हमें जन समस्याओं को दूर करना है, जन जो लोग हैं उनको अपने साथ भागीदारी में जोड़ना है। भाई आपको इस काम में हम आपके साथ जोड़ रहे हैं, और अगर हमारी नीयत ठीक है और अगर हम जुनून से काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली अभी सिर्फ एक ही विजन पे हम लोगों का काम है, पूरी सरकार का काम है। ये दिल्ली ऐसी दिल्ली होनी चाहिए जिस पे दिल्ली वाला गर्व करे। ये दिल्ली
ऐसी दिल्ली होनी चाहिए जिसपे दिल्ली वाला गर्व करे, क्योंकि दिल्ली जब ऐसी बनती है तो देश भी गर्व कर सकता है। और उसमें जो हमने प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था और जो सचदेवा जी ने कूड़े के पहाड़ के बारे में बोला है, कूड़े के पहाड़ दिल्ली के लिए इतनी विकट समस्या है जो केवल उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दूर दूर तक उसका प्रभाव जाता है, चाहे उस गंद की बात हो या फिर जैसा गाजीपुर डंप हमने देखा कि कई बार उसमें तो ऐसे ब्लास्ट से हो गए और उसकी वजह से दुर्घटनाएं हुई। तो आसान तो बिल्कुल नहीं है, कहने के लिए हाफ स्टेट है पर फुल स्टेट से अधिक समस्याएं, क्योंकि निगाहें भी सबकी बनी हुई है। मैं इसको समझता हूँ कि दिल्ली का जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पे बोल रहे हैं जो हमें दिखाई देती हैं। कूड़े के पहाड़ पे मैंने समय सीमा नहीं बोली, जानबूझ के नहीं बोली कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहता, लेकिन अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे उससे पहले कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ अपने पार्टी के काम को लेकर। और अभी कई समस्याएं ऐसी है जिस पर बहुत काम करना है। दिल्ली में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, गंदा पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को सीधा सीधा छूती हैं उनके रोज़मर्रा के दिन के कामों में। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि चर्चाएं जहाँ होनी है, जहाँ बैठ के काम करना है, वो हमने शुरू कर दी है। सरकार का गठन होने दीजिए, पूरी की पूरी टीम लगेगी, पूरी की पूरी पार्टी लगेगी और सिर्फ फोकस अगले 5 साल में एक ही रहना है। फिर कह रहा हूँ, ये दिल्ली ऐसी दिल्ली होनी चाहिए क्योंकि मैं इस दिल्ली में पैदा हूँ, मैं इस दिल्ली के दर्द को समझता हूँ। इस दिल्ली का दर्द समझने वाले इस टीम को आभास है कि हमें दिल्ली कैसी चाहिए। हम एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए संकल्पित हैं। बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में वो लोग भी हैं जो दिल्ली में पैदा नहीं हुए हैं और उसमें पूर्वांचलियों की बड़ी संख्या है, बढ़ चढ़कर इस बार आपका साथ दिया है। पर यहाँ पर अब देखिए ना कि जो जिन इलाकों में खासकर पूर्वांचली रहते हैं, ये सत्ता और संगठन दोनों का काम हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है साल के अंत तक। अब संगम विहार का क्षेत्र ले लीजिए, सबसे कम मार्जिन से वहां पर जीत मिली है बीजेपी को, लेकिन संगम विहार को अगर आप चाहते भी हैं कि वहां के पूर्वांचलियों के जरिए एक बड़ा संकेत आगे के लिए निकल कर जाए तो बहुत ही कठिन होगा वहां का जो हाल है। संगम विहार की सबसे बड़ी समस्या वहां की सड़कें हैं। आज तारीख क्या है? 19 तारीख है, कल आपका शपथ ग्रहण है। कल 20 तारीख है। आप अगले हफ्ते में देखिएगा संगम विहार में सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात जो है जो के अंदर शुरू हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तारीख भी बता सकता हूँ, नहीं बता रहा हूँ। आपको दिल्ली में परिवर्तन दिखाई देगा और संगम विहार भी उस परिवर्तन से दूर नहीं रहेगा। और जिस दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो दिल्ली में पैदा नहीं हुए, ये दिल्ली हमारी ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न समाजों के सब लोग रहते हैं। लघु भारत है और सब अपने हैं। तो सब फ्लावर मिलके एक ऐसी दिल्ली बनाए जिसमें हर फूल महके, वो पूर्वांचल का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, तमिल का हो, तेलुगु का हो। अपनी अपनी भूमिका सबकी है, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सबके चेहरे पे मुस्कान हो। इस दिशा के साथ हम जाने वाले हैं। अच्छा, आपके उपराज्यपाल तो अब ठीक रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की शिकायत यही होती थी कि दिल्ली में एक ऐसी मुश्किल है जो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देती है, वो उपराज्यपाल है। अब आपकी चूंकि ट्रिपल इंजन सरकार है, उपराज्यपाल भी अच्छे हैं, तो कम से कम आपके लिए वो मुश्किल नहीं आएगी जिसकी शिकायत अरविंद केजरीवाल किया करते हैं। मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा उपराज्यपाल ठीक रहेंगे, अभी क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका? कामकाज में वो रिश्ते ठीक होने की बात कर। कुणाल का मतलब ये है अड़चन, नहीं, जिसको आप टालना चाहते हैं। अड़चन कोई नहीं है। अड़चन देखिए, वो एक गार्जियन की भूमिका में है और गार्जियन का फर्ज होता है कि अपने नीचे के बच्चों को समझाते रहना काम कैसे करना है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, दलाली खा रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, तो वो आपको डांटेंगे भी और समझाएंगे भी। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि वो जिस भूमिका में है उनको अपना काम करना है, सरकार को अपना काम करना है। सीएजी की रिपोर्ट भी आने वाली है जल्दी विधानसभा पटल पे। पहले विधानसभा सत्र में 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी और जिनकी बहुत ज्यादा चिंता दिल्ली वालों को अभी भी लगती है कि क्या हुआ, उनके चेहरे सबके बेनकाब होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लघु भारत की तस्वीर दिखाई देगी मंत्रिमंडल के अंदर, दिखनी तो चाहिए। अब एक बार चर्चा होगी तो बताऊंगा जी। ये चर्चा पत्ते नहीं खोलेंगे, पत्ते नहीं खोल रहे। चर्चा तो लेकिन आपको वाकई पता नहीं है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वाकई पता नहीं है, कई लोग कहते हैं कि नहीं पता है, बता नहीं रहे। अध्यक्ष को उतना ही पता होता है जितना बताना है। नहीं, ये बताइए ना कि पता जो सब कुछ निर्णय की प्रक्रिया होता है जितना बताया जाता है। निर्णय की प्रक्रिया ही आपसे मैं एक बार, क्योंकि बड़े आरोप उस समय लगते हैं, तो एक मैं ग्राउंड से वो चाह रही हूँ आपसे जानना। आप कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो निर्णय अंतिम लेगा। विधायकों की जो सहमति होती है, विधायकों के जो मत होते हैं, उसकी भूमिका कितनी होती है? बिल्कुल होती है। और मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। सबसे बात की जाती है, सबसे पूछा जाता है, उसके बाद फिर एक कोर ग्रुप जो हमारा दिल्ली का वो बैठता है, हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बात होती है
फिर पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक भी उनसे बात करते हैं और पूरे मंथन के बाद नाम निकाल के वो सामने रखते हैं और ये नाम सामने आता है। अभी तक तो अलग अलग समूहों में विधायकों से बातचीत हो चुकी है। तो यहाँ पर तो हम कुल मिलाकर ये समझे ना कि सब अब तक आम राय होंगे। बिल्कुल आम राय होगी जी। ऐसा सीन तो नहीं होगा जो हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया और अनिल विज नाराज होकर चले गए? कहाँ चले गए? वो मंत्री हैं। नहीं, मंत्री उस समय नहीं बनाए गए थे। नहीं, हमारे यहाँ नाराजगी को कोई मतलब है। दिल्ली में जो इस बार हम लोग अभी भी नाराजी है, सोकस नोटिस भी है उनको। नहीं, दिल्ली में जो अब सत्ता आई है ना जी, ये बड़े संघर्ष के बाद आई है और हमारे कार्यकर्ताओं को संघर्ष के बाद की जो खुशी है ना, वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्तिगत इच्छा हमारे लिए मायने नहीं रखती। 7 बजे शुरू होगी मीटिंग, कब तक हम मुख्यमंत्री का नाम जान लेंगे? आप तो सबसे तेज वैसे ही हैं, उससे पहले ही ना बता दें आप लोग, लेकिन मुझे लगता है 15-20 मिनट आधे घंटे में हम बता पाएंगे आपको। अच्छा, तो 7:30 तक हमारे पास दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, उसका नाम हमारे सामने होगा। मैं समय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे बैठक स्टार्ट होगी, कई बार बैठक लेट भी शुरू होती है, वीरेंद्र सचदेवा तो उससे पहले भी चर्चाएं होती हैं, तो उन चर्चाओं के बाद बैठक स्टार्ट होगी, बैठक में बातचीत होगी और लगभग 8, 8:30 के आसपास आपको नाम। वीरेंद्र सचदेवा तो नहीं होंगे नाम? नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ऐसा मुझे यहाँ से हटाना चाहते हो तो बताइए आप। नहीं, मैं नहीं, अगर पार्टी हटाना चाहे तो पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर माथे पे साहब। एक और बात क्या होता है कि बहुत सालों तक जब एक पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो कहा जाता है कि उसे विपक्ष सिंड्रोम हो जाता है, यानी पार्टी एक्ट करने लगती है विपक्ष की तरह, सिर्फ विरोध करने का आचरण रह जाता है। और ये आपके विरोधी अभी से ये बातें कहते हैं। आतिशी ने हाल में एक बार कहा कि बीजेपी को ध्यान देना चाहिए कि वो अब सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। ये आतिशी मार लेना अरविंद केजरीवाल, आपको समझना चाहिए कि पिछले 10-11 सालों में आपने विपक्ष के साथ कितनी बार चर्चा की है। एक उदाहरण बता दें, कम से कम 12 पत्र तो मैंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाओ, अलग अलग समस्याओं पे, एक बार नहीं बुलाई है। और जहाँ तक हमारी बात है, अगर हमें उस सिंड्रोम में रहना होता तो मैं आज पत्र लिख के उनको बुलाता नहीं शपथ ग्रहण समारोह में। हमने बुलाया, मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बुलाया है, मैंने उनको भी बुलाया, बाकी छोटी पार्टी के अध्यक्ष को भी अभी चिट्ठी जा रही है, मैं उनको भी बुला रहा हूँ। राजनीति में आपके मतभेद होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मैंने जयप्रकाश अग्रवाल, जगप्रवेश चंद्र, शीला दीक्षित, HKL भगत, रामबाबू शर्मा, इन सबका कांग्रेस का कॉल भी देखा है, लेकिन वो बात करते थे जी, कोई चीज़ होती थी, समस्या होती थी, डिस्कस करते थे। यहाँ तो डिस्कशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हमारी पार्टी का ऐसा मत नहीं है, हम दिल्ली की सेवा में जा रहे हैं, वो उसमें योगदान देना चाहेंगे तो उसका भी स्वागत करेंगे। हमने कई बार देखा कि आप लोग जैसे 3 विधायक थे, फिर 8 विधायक थे, तो कई बार मार्शल्स उठाकर बाहर कर देते थे और फिर केवल आम आदमी पार्टी के बीच ही वहां पर चर्चा रहती थी। इस बार उनकी संख्या इतनी कम तो नहीं है, लेकिन विपक्ष की आवाज क्या दिल्ली में सुनाई देती रही? विधानसभा के अंदर का निर्णय तो विधानसभा स्पीकर को करना है, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बाहर उनको पूरा मौका देंगे आवाज उठाने का। जैसे मैंने कहा, उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, वो इसमें भी व्यस्त रहेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा क्या कि आज मतलब तो यहाँ पर मेला है वो जारी रहेगा? मैंने कहा विधानसभा के अंदर विधानसभा स्पीकर का निर्णय, मुझे नहीं पता बाहर के मार्शल। अच्छा, आपने कहा कि आज तो यहाँ मेला लगा हुआ है, परसों से यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा होगा, फिर किस तरीके की भूमिका होगी आपकी और आपकी संगठन? मैंने सन्नाटा शब्द नहीं किया। जब सरकार बनेगी तो नेचुरली बात है, लोगों का उत्साह सरकार के साथ अपनी समस्या सरकार को बताना। आज सारी समस्याएं मुझे बताते हैं, कल से मुख्यमंत्री को बताएंगे, बाकी मंत्रिमंडल को बताएंगे। मेरा संगठन का चुनाव है, अब संगठन के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं, दिल्ली के भी बीच में रोक दिए गए थे, अब उस परिपाटी को शुरू करूंगा, तो संगठन का जो काम करना है संगठन करता रहेगा। संगठन और सरकार में कैसे तालमेल बिठाएंगे, कुछ आपने कुछ उसका फॉर्मूला इजाद किया है? हमें कोई समस्या नहीं है जी, जो सरकार है वो भी हमारे संगठन के ही लोग हैं, तो हमसे बाहर कहाँ जाएंगे। तो कोई उसमें तो कोई मतभेद आने की संभावना नहीं है? हमारे यहाँ, मैंने कहा हमारे यहाँ इसकी कोई गुंजाइश होती नहीं जी। हमारे यहाँ सबको अपनी भूमिका पता है और सब अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं। ये बता दीजिए जाते जाते, विधायकों में से ही होगा या सांसद भी हो सकता है या कोई अन्य चेहरा हो सकता है? आपने अपना नाम तो दूर कर लिया, थोड़ा सा थ्रिल बना के रखिए। और मुझे तो बचपन से, आपको तो फिल्मों देखने का मेरे शौक को है, मैं और दिखाने का मैं भी। थ्रिल पिक्चर देखता हूँ। मुझे खामोश देखिए आप, विधु विनोद चोपड़ा की पहली पिक्चर है, बड़ी शानदार पिक्चर है। कौन सी फिल्म? खामोश। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, शबाना आजमी, पंकज कपूर। आप हम सबको खामोश होने को कह रहे हैं इसी या? तरह से गुमनाम देखिए मनोज कुमार की, तो थोड़ा सा थ्रिल बना रहने दीजिए, बताएंगे आपको। कई लोग दिल के कमजोर होते हैं, आप तो मजबूत हैं, कई लोगों को ना वो थ्रिल नुकसान कर जाता है, तो कई सारे विधायक होंगे जिनके नाम नहीं आएंगे तो उनको थोड़ा झटका भी लग सकता है। वो रात तक का इंतजार करें, सुबह अखबार में पढ़ें। सचदेवा जी, एक छोटी सी चीज है, हम सब ने देखा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ विधायक था उसका नाम बुलाएगा, उसको उम्मीद भी नहीं थी, चाहे वो मोहन यादव हो, उत्तराखंड भजन लाल शर्मा हो, पुष्कर विष्णुदेव सिंह साय धामी हो, विष्णुदेव साय तो हो। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा जिनकी चर्चाएं चल रही हैं देखिए, वो दूर हो जाएंगे, जिसकी चर्चा जब नहीं नाम है? हमारे पास आएगा
तो मैं कोशिश करूंगा, जिसका नाम होगा उसको कहूंगा आप पीछे जाके बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन सभी सवालों का जिनसे शायद आप नहीं चाहते होंगे कि अभी आपसे पूछे जाए, उन सबका जवाब देने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए आज तक।